अब आपको पता है बेटा रिवीजन टेस्ट पेपर में सबसे पहले कुछ अमेंडमेंट्स दिए गए हैं। हालांकि अमेंडमेंट्स मैंने अपने फेस टू फेस क्लास के बच्चों को समझा दिया है। जो बच्चा ये ऑनलाइन लेक्चर देख रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप चिंता मत करिएगा। मेन आप लोगों के सिलेबस में 3 मेन अमेंडमेंट्स है बेटा, 3 मेन अमेंडमेंट्स। एक आपका अमेंडमेंट्स है वो है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में आपको बताया गया होगा कि डेजिग्नेटेड पार्टनर जितने भी होते हैं ना, मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, उसमें से एटलीस्ट 1 पर्सन शुड बी रेसिडेंट डेजिग्नेटेड पार्टनर। मैं रिपीट करता हूं, रिवीजन टेस्ट पेपर में स्टार्टिंग में कुछ अमेंडमेंट्स दिए गए हैं और इस अमेंडमेंट से बेटा क्वेश्चन भी आता है, तो मैं वो अमेंडमेंट्स आपसे डिस्कस कर लेना चाहता हूं तेजी में। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए होता है और उस 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर में से एक डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए रेसिडेंट इन इंडिया। अब पहला कानून यह था कि रेसिडेंट ऑफ इंडिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता था कि डेजिग्नेटेड पार्टनर को देखना पड़ता था कि मान लो करंट ईयर में कोई बंदा डेजिग्नेटेड पार्टनर रेसिडेंट है या नहीं है। अगर ये चेक करना है तो हमें जाना पड़ता था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, और अगर कोई बंदा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन 182 डेज और मोर अगर इंडिया में रह चुका है तो वो करंट ईयर के लिए रेसिडेंट कहा जाता था। लेकिन अब उसमें आ चुका है अमेंडमेंट और अब उस 182 दिन की जगह अब अपने को देखना है 120 दिन, और दूसरी बात प्रीवियस ईयर की जगह अब अपने को देखना है करंट फाइनेंशियल ईयर में। तो अब कोई बंदा डेजिग्नेटेड पार्टनर रेसिडेंट कब बनेगा? जब वो करंट फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रह चुका है। ये पहली अमेंडमेंट है। दूसरी एक अमेंडमेंट है बेटा कि स्मॉल एलएलपी का कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आ चुका है, आपके सिलेबस में आ चुका है। एलएलपी अमेंडमेंट एक्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया बेटा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का स्मॉल। आपको बताया गया होगा कि स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन हुआ था। स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 85 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया होगा आपको। तो उसी तर्ज पे, उसी बेस पर एलएलपी में भी अमेंडमेंट करके और एक स्मॉल एलएलपी का कॉन्सेप्ट लॉन्च कर दिया गया। और आपको बोला गया है, आप यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर ध्यान से अगर आप देखोगे तो एक स्मॉल एलएलपी का कॉन्सेप्ट लॉन्च कर दिया गया। बोला गया कि कोई भी एलएलपी अगर वो सर्टेन लिमिट के अंदर रहती है तो हम बोलेंगे कि वो स्मॉल एलएलपी है, और उस स्मॉल एलएलपी को बेटा लेसर कंप्लायंस प्लस बहुत सारे बेनिफिट्स आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का देना होता है। डन करें क्या? तो वो लिमिट क्या है सर? तो वो लिमिट आपको यहां से मिल जाएगा, दिस वन। ये रहा बेटा स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अमेंडमेंट से आपको पता है बेटा हमेशा, और एग्जाम के लिए हाईली सेंसिटिव होता है ये डेफिनेशन, और खास करके अगर वो अमेंडेड डेफिनेशन हो तो बोला गया कि स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कौन है भैया? तो एक ऐसी एलएलपी जिसका कंट्रीब्यूशन, क्या बोलो बेटा, जिसका कंट्रीब्यूशन एक्सीड नहीं कर रहा, डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीस, और सच हायर अमाउंट, बट वो हायर अमाउंट बेटा 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन वो हायर 5 करोड़ कब होगा? जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। इसका मतलब अगर मैं डायरेक्ट अभी की बात करूं तो कोई भी ऐसी एलएलपी बेटा जिसका कंट्रीब्यूशन बेसिकली कितना है, मैक्सिमम 25 लाख है, और जिसका टर्नओवर बोलो ना वो मैक्सिमम कितना है इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में, वो है बेटा 40 लाख रुपीस। तो आप बस इतना याद रखिएगा, 25 लाख रुपया और 40 लाख रुपया। ये 25 लाख क्या? तो ये 25 लाख आपका कंट्रीब्यूशन, और ये 40 लाख क्या? तो ये 40 लाख आपका टर्नओवर। अगर आप इस लिमिट को एक्सीड नहीं करते हो तो बोला जाता है कि आप स्मॉल एलएलपी हो। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट पास पावर है कि इस 25 लाख के लिमिट को एक्सटेंड करके लेकर जा सकती है कितना? 5 करोड़, और इस 40 लाख के रुपए को एक्सटेंड करके लेकर जा सकती है 50 करोड़, 50 करोड़। लेकिन अभी तक लेकर नहीं गया, ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि इस लिमिट को इंक्रीज किया जा सकता है। ये एक स्मॉल एलएलपी का कॉन्सेप्ट है। मैं बहुत तेजी में बता रहा हूं क्योंकि बेटा ये मुद्दा वो है, ये टाइम वो है जहां पर आप हल्की फुल्की बातों को हिंट लेते हुए आगे बढ़ जाइए। डन करें क्या? प्रॉपर टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं। इसके बाद एक और है पेनल्टी। रजिस्टर्ड ऑफिस की पेनल्टी वगैरह नई इंट्रोड्यूस कर दी गई है कि अगर कोई भी एलएलपी अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस में कोई डिफॉल्ट करती है तो एक नया पेनल्टी आपके ऊपर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ठीक है ना? तो वो नया पेनल्टी आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि पेनल्टी से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। वो पेनल्टी ये है कि जितने भी पार्टनर वो लाइबल होंगे पेनल्टी के लिए कितना? 500 रुपीज फॉर ईच डे, मतलब हर दिन 500 रुपए आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यू। लेकिन वो पेनल्टी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50,000 रुपीज होगा, यानी कि 500 रुपया हर दिन, लेकिन मैक्सिमम 50,000 रुपए तक की आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी अगर आपने एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस में कोई भी डिफॉल्ट किया है तो ये एक अमेंडमेंट है बेटा आरटीपी के स्टार्टिंग में। और इसके अलावा कुछ अमेंडमेंट्स जो ऑलरेडी आप जानते होंगे, जैसे 1 पर्सन कंपनी में अमेंडमेंट्स आया है। 1 पर्सन कंपनी, जो 1 पर्सन कंपनी पहले क्या होता था, कंपलसरी कन्वर्ट करना पड़ता था, अब वो कंपलसरी कन्वर्जन का प्रोविजन हट गया है। और वॉलंटरी कन्वर्जन के लिए आपको 2 साल का वेट करना पड़ता था, तो वो 2 साल का भी टाइम पीरियड हट गया है। मतलब आप आज कल के टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि आज ओपीसी बनाइए और कल कन्वर्ट कर लीजिए, तो अब ऐसी कोई लिमिट नहीं है। पहले ओपीसी को स्मॉल कंपनी के लिमिट में आना जरूरी था, लेकिन अब ऐसी कोई
ये स्मॉल कंपनी की लिमिट में ओपीसी का रहना जरूरी नहीं है। तो ओपीसी का कितना भी पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर हो जाए, जरूरी नहीं कि वो ओपीसी अपना कन्वर्जन नॉर्मल यानी अदर देन ओपीसी कंपनी में करे। कोई नहीं, आप कितना भी टर्नओवर के साथ, कितना भी पेड अप शेयर कैपिटल के साथ ओपीसी रख सकते हो। अपनी मर्जी से कन्वर्ट करना चाहते हो तो 2 साल का वेट करना जरूरी नहीं है। इसके अलावा ओपीसी में एक और भी अमेंडमेंट है जो आपको बता दी गई होगी। वो अमेंडमेंट ये है, ये मैं तेजी से इसलिए बता रहा हूं बेटा कि आप जल्दी जल्दी इसको पिक कर पाओ। एक अमेंडमेंट ये है ओपीसी में कि पहले ओपीसी बनाने के लिए आपका रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना जरूरी था, लेकिन अब उस प्रोविजन को भी हटा दिया गया है। अब एक नॉन रेसिडेंट सिटीजन भी, यानी इंडियन सिटीजन अगर आप हो, एक नेचुरल पर्सन आप हो, तो आप ओपीसी बना सकते हो, आपको रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना जरूरी नहीं है। ये सारे नॉर्मल अमेंडमेंट्स जो मेन है नालायकों तुम्हारे एग्जाम के लिए, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखना, ठीक है। मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात करता हूं, और मुद्दे पे बेटा ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, और यहां से बेटा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट शुरू होता है। तो ये आरटीपी का क्वेश्चन है। आइए तेजी से मैं आप लोगों के साथ ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेटिंग को शुरू करता हूं। दिस वन, ये रहा बेटा क्वेश्चन। तो आइए एक एक करके बेटा कहानी को अपन करते हैं, क्या बोलो बेटा, शुरू। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या पहला क्वेश्चन है, आइए। बोला गया मिस्टर वाई इज अ डिवोटी एंड वांट्स टू डोनेट एन एलिफेंट टू द टेंपल एज अ कोर पार्ट ऑफ रिचुअल वर्शिप। एक हाथी मैं डोनेट करना चाहता हूं रिचुअल पर्पस के लिए किसी मंदिर में। ही कॉन्टेक्टेड मिस्टर एक्स हु वांटेड टू सेल हिज एलिफेंट। एक बंदा है जो अपनी हाथी बेचना चाहता है, मैंने उसे कॉन्टैक्ट किया। मिस्टर एक्स कॉन्टेक्टेड विद मिस्टर वाई टू सेल हिज एलिफेंट फॉर 20 लाख रुपया। 20 लाख रुपए को लेकर मैंने बोला सामने वाले से कि तू अपनी हाथी मेरे को बेच दे, मेरे को रिचुअल पर्पस के लिए देना है। आगे चलते हैं। बोथ वेयर अनअवेयर, उसको दोनों को ही नहीं पता था, याद रखना बेटा, बोथ अनअवेयर, बायलेटरल मिस्टेक है नालायकों, मैं बार बार रिपीट करता हूं, बायलेटरल मिस्टेक है, दोनों को ही पता नहीं था, या फिर आप इसको मिसरिप्रेजेंटेशन बोलिए, बोलो ना, ये सुनो। That the elephant was dead, उनको ये पता ही नहीं था कि जिस हाथी को बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो तो हाथी मर चुकी है। दोनों पार्टी को ये बात नहीं पता थी। A day before the agreement, referring to the provision of Indian Contract Act 1872, एक्सप्लेन करिए कि क्या ये void है, voidable है या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। नालायकों याद रखना, ये इनिशियल इंपॉसिबिलिटी सेक्शन 56 वॉइड एग्रीमेंट है। क्या बोलो बेटा, वॉइड एग्रीमेंट, क्योंकि जिस सब्जेक्ट मैटर को लेकर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो जो सब्जेक्ट मैटर को लेकर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, अगर वो सब्जेक्ट मैटर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो याद रखिए बेटा, इसको कहा जाता है वॉइड एग्रीमेंट, सेक्शन 56, इनिशियल इंपॉसिबिलिटी है ये। क्या है बोलो बेटा, इनिशियल इंपॉसिबिलिटी। मैं आपको लेकर चलता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोला गया इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से आंसर द फॉलोइंग, नीचे दी गई बातों को आंसर करिए। क्या भाई, पहला, अ स्टूडेंट वॉज इंड्यूस्ड बाई हिज टीचर। याद रखिएगा बेटा, इंड्यूस्ड वर्ड यूज किया गया है, वॉइडेबल, याद आ रहा होगा आपको, अनड्यू इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट आपको बताया गया होगा। बेसिकली कंसेंट सेक्शन 13, फ्री कंसेंट सेक्शन 14, आपका कोर्सन 15 और अनड्यू इन्फ्लुएंस 16, फ्रॉड 17, मिस रिप्रेजेंटेशन 18, और जो मिस्टेक था वो 20 से 22 था। तो इंड्यूस वर्ड मतलब क्या, वो अपना डोमिनेट दिखा रहा है टीचर अपने स्टूडेंट पे, इसका मतलब ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। खैर आगे देखते हैं। बोला गया स्टूडेंट वॉज इंड्यूस्ड बाई हिज टीचर टू सेल हिज ब्रांड न्यू बाइक टू द लेटर एट अ प्राइस लेस देन द परचेज प्राइस टू सिक्योर मोर मार्क्स इन एग्जामिनेशन। एक टीचर अपने बच्चे से कहता है कि देख, जो तेरी ये न्यू ब्रांड बाइक तूने लिया है ना, उसको तो अपने परचेज प्राइस से नीचे भी मेरे को बेच दे, और याद रख तेरा रिजल्ट आ रहा है, नंबर नहीं दूंगा अगर तू नहीं बेचेगा तो। अगर तू हाई मार्क्स स्कोर करना चाहता है तो अपनी ये बाइक मेरे को बेच दे। अकॉर्डिंगली इस बात से भय खाते हुए जो बच्चा है वो बाइक बेच देता है। हावेवर जो बच्चे का बाप है, फादर ऑफ द स्टूडेंट, परस्यूडेड हिम टू स्यू हिज टीचर, वो चाहता है कि मैं टीचर पे मुकदमा करूं। बताया गया कि क्या ये स्टूडेंट स्यू कर सकता है अपने टीचर को, इफ यस ऑन व्हाट ग्राउंड। बेटा 100% ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को बेटा वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, और ये सूट फाइल हो सकती है, 100% हो सकती है। इट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसमें जो प्रोविजन लिखना है बेटा, वो प्रोविजन लिखना है सेक्शन नंबर किसका, बोले एक बार उसे, आपका सेक्शन 13 कंसेंट, 14 फ्री कंसेंट, 15 16 का कंसेंट लिखना है, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रोविजन यहां पर आपको लिखना है। डन करे क्या, और ये मुकदमा हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है गिव द सर्कमस्टांसेज, अब हमें सर्कमस्टांसेज बताइए जहां पर विंडिक्टिव एग्जेम्पलरी डैमेज बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। नालायकों ये बातें मैंने आपको बताई होगी, जो बच्चे नए बार पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो याद रखिएगा। विंडिक्टिव डैमेज या एग्जेम्पलरी डैमेज बेसिकली बेटा लॉस ऑफ रेपुटेशन के केस में प्रोवाइड किया जाता है।
लॉस ऑफ रेपुटेशन। जैसे याद रखिएगा, तुम्हारी शादी फिक्स हुई और तुम्हें देखने उखने के बाद शादी करने से मना कर दिया लौंडे वालों ने, यानी लड़के के पक्ष ने। तो आपने देखा होगा ये सब जनरली गाँव में होता है कि लड़कियों को देखा जाता है, शादी वादी फिक्स कर दी जाती है, एंगेजमेंट कर लिया जाता है, लेकिन उसके बाद जब कोई नया रिश्ता मिलता है तो वो शादी करने से मना कर देते हैं और वो नए रिश्ते के साथ शादी के बंधन में बन जाते हैं। जनरली मैंने ये देखा है कि लोगों को कानून की जानकारी ना हो पाने के कारण वो कुछ कर ही नहीं पाते। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई शादी थोड़ी हुई थी, अभी एंगेजमेंट ही तो हुआ था, अगर वो मेरे से शादी नहीं किया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये गलत है बेटा। आप जाइए नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अगर आपको शादी करने से मना कर दिया गया, शादी की प्रॉमिस करने के बाद भी अगर आपको शादी करने से मना कर दिया गया, आप जाइए नियरेस्ट कोर्ट में, नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और वहां जाके सामने वाली पार्टी पे विंडिक्टिव या फिर एग्जेम्पलरी डैमेज क्लेम करिए। एंड ये केवल प्रॉमिस टू ब्रीच ऑफ मैरी पे फाइल नहीं होता। अगर कोई बैंकर ने जानबूझ के आपके चेक को डिसऑनर कर दिया, रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक बाय बैंकर, यहां भी बेटा याद रखिएगा विंडिक्टिव डैमेज वगैरह क्लेम किया जा सकता है। तो ये बातें आपको मैंने ऑलरेडी बता दी थी। ये बात याद रखिएगा कि ये सब कुछ सर्कमस्टांसेज होते हैं, रेपुटेशनल केसेस, प्रॉमिस ब्रीच का केस, या फिर रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक बाय बैंकर, ये सब केसेस होते हैं बेटा जहां पर आपके विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेज क्लेम होते हैं। इसके बाद मैं चलता हूं नेक्स्ट पॉइंट पे, आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। बोला गया है करण एग्रीड टू परचेज वुडन टेबल फॉर हिज स्टडी रूम फ्रॉम मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स है, मैं एक वुडन टेबल खरीदना चाहता हूं अपने स्टडी रूम के लिए। टेबल वॉज इन गुड कंडीशन, टेबल बिल्कुल ठीक था, एंड वॉज एग्जामिन बाई करण, करण के द्वारा उसको देख लिया गया था बिफोर परचेजिंग, खरीदने के पहले। ही फाउंड नो डिफेक्ट्स, उसको कोई डिफेक्ट नहीं दिखा इन इट, एंड पेड 20,000 फॉर दैट टेबल। उसने 20,000 रुपए जेब से निकाला, सामने वाले के मुंह पे फेंक के मारा। लेटर ऑन इट वॉज फाउंडेड, बाद में ये पता चला कि जो टेबल का एक लेग था ना, उस कुर्सी का, उस टेबल का जो एक पैर था, टेबल वो ब्रोकन था, वो टूट गया था। एंड मिस्टर एक्स हैज पेस्टेड द वुड एंड ट्राई टू हाइड द डिफेक्ट ऑफ द टेबल। और वो जो सेलर था टेबल का, उसने उसको इस तरीके से सजा दिया था कि वो पेस्ट कर दिया था, चिपका दिया था, ताकि वो छुप सके, वो दिखे ना कि वो टूटा। याद रखिएगा बेटा, मुझे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ये सीधा सीधा एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है। सारे बच्चे रिपीट करेंगे, ये सीधा सीधा एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है। और नालायक को याद रखना, जब भी किसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन में एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट होगा ना, याद रखना बेटा ये सीधा सीधा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है, सीधा सीधा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है। अगर तुम कोई इनोसेंटली बात बताना भूल जाते हो, दैट इज नॉट अ फ्रॉड, दैट अमाउंट्स टू मिसरिप्रेजेंटेशन। मैंने इसका एग्जांपल बताया था कि अगर कोई बाप अपनी बेटी के मिर्गी के दौरे को नहीं बता पाता तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अगर वो जानबूझ के नहीं बता पाता, यानी शादी करते टाइम वो जानबूझ के ये बात नहीं बता रहा, छुपा रहा है कि मेरी बेटी को मिर्गी के दौरे हैं, इस सिचुएशन में बेटा ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा। तो यही तो खेल है, फ्रॉड इंटेंशनल होता है और जो मिसप्रेजेंटेशन होता है वो इनोसेंट होता है। तो यहां पर बिल्कुल एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की गई है, यानी वो इंटेंशनल है। इंटेंशनल है तो बेटा फ्रॉड है। डन करें क्या? तो आगे बोला गया कैन करण रिटर्न द टेबल एंड क्लेम द अमाउंट बैक। बिल्कुल 100% ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है क्योंकि फ्रॉड है। सेक्शन 17 आएगा यहां पे। उसके बाद मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 4? सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट विल बी द राइट विद अ प्रोमाइजर इन फॉलोइंग केसेस। नीचे दिए गए केसेस में प्रोमाइजर के राइट को बताइए, एक्सप्लेन करिए रीजन के साथ। बोला गया मिस्टर एक्स प्रॉमिस टू ब्रिंग बैक मिस्टर वाई टू लाइफ अगेन। एक बंदा मर चुका था और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि उसको फिर से मैं जिंदगी में ला दूंगा। नालायको ये इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, अगेन आई सेड इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, वॉइड एग्रीमेंट है। डन करे क्या? दूसरा तो ये एनफोर्स नहीं हो सकता। दूसरा ए एग्री टू सेल 50 kg ऑफ एप्पल टू बी। ए बेटा 50 किलो सेब बी को बेचने की एग्रीमेंट करता है। द लोडेड ट्रक लेफ्ट फॉर डिलीवरी ऑन 15th मार्च बट ड्यू टू राइट इन अ बिटवीन रिच्ड ए ऑन 19 मार्च। याद रखिएगा बेटा 15 मार्च को चला हुआ सेब पहुंचता है 19 मार्च को, और उसके पीछे का क्या कारण था बेटा? उसके पीछे का कारण था राइट। तो राइट में अब सिचुएशन ये है कि सर ये एक सिविल डिस्टर्बेंस है, सिविल डिस्टर्बेंस। याद रखिएगा यहां पर दो सिचुएशन होगी बेटा, हालांकि मैं आपके मॉड्यूल की तरफ नहीं जा रहा। आपके मॉड्यूल में मतलब आपके आरटीपी में सीधा ये आंसर लिखा गया है कि क्योंकि राइट हो गया था तो इसलिए बेटा जो कॉन्ट्रैक्ट का टाइम था वो टाइम एसेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट था। याद रखिएगा टाइम वॉज एसेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर टाइम वॉज एसेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट और आपने उस टाइम के लिमिट को एक्सीड कर दिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। ये आपके आरटीपी का आंसर है कि जो ट्रक चला 15 तारीख को तो 19 तारीख को पहुंचा, मतलब काफी डिले हो गई। तो ये टाइम, लैप्स ऑफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करने का एक ग्राउंड हुआ था। तो आपके आरटीपी का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन बेटा यहां पर मेरा एक छोटा सा एड ऑन है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है लेकिन छोटा सा एक एड ऑन है। याद रखना बेटा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज तभी होगा, मैं बार बार इस वर्ड को बोल रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज तभी होगा जब टाइम वॉज अ एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट।
यानी बाकायदा ये एग्रीमेंट में लिखा गया था कि हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल परफॉर्मेंस का टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम वॉज एसेंस। इफ टाइम वॉज नॉट एसेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो याद रखिएगा बेटा वहां पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ये सिविल डिस्टर्बेंस है। और आप इस बात को क्यों भूल रहे हो, सेक्शन 56 का एक्सेप्शन होता है। इम्पॉसिबिलिटी में कुछ मैंने एक्सेप्शन आपको लिखवाया होगा, और वहां पर एक पॉइंट मैंने बताया होगा सिविल डिस्टर्बेंस, कि सिविल डिस्टर्बेंस के केस को बेस बनाकर और तुम कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते। तो इस बात को याद रखिएगा। लेकिन हां, अगर टाइम वॉज एसेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट, अगर टाइम पे पार्टी ने ज्यादा फोकस किया है, दोनों पार्टी टाइम को लेकर एग्री हुई थी कि इतने दिन के अंदर परफॉर्मेंस हो जानी चाहिए, तब बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ लैप्स ऑफ टाइम। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है बेटा, क्या एन आर्टिस्ट प्रॉमिस टू पेंट ऑन अ फिक्स्ड डेट फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन बट मेट विद एन एक्सीडेंट एंड लॉस्ट हिज, क्या बोलो बेटा, बोथ हैंड्स। नालायक याद रखिएगा, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर जब वो ये पर्सनल स्किल्स का केस है। एक आर्टिस्ट बेटा एक पेंट बनाने की बात करता है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, एक्सीडेंट होने के कारण वो पेंटिंग नहीं कर पाता। एक्सीडेंट होने के कारण मतलब क्या, कि सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाओगे, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी आ जाएगी। और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी यानी सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी मतलब फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बोलो बेटा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद आगे है, अभिषेक एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ टॉयज फ्रॉम चाइना। क्या बोलो बेटा, आगे बोला गया, बट ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द रिलेशन ऑफ बोथ द कंट्री द इंपोर्ट फ्रॉम चाइना वेयर बैन। क्या बोलो बेटा, इंपोर्ट ऑफ चाइना वेयर बैन। अब ये भी एक तरीके से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। याद रखिएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेटा वैलिड नहीं होता है, एलियन एनिमी के साथ, क्योंकि एलियन एनिमी इज अ डिस्क्वालिफाइड पर्सन बाय लॉ। अब मैंने कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और बाद में चलकर उस कंट्री के साथ वॉर हो गया, तो भाई जब ये बाद में चल के वॉर हुआ यानी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये भी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है। तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में रेस्टिट्यूशन वगैरह अप्लाई होता है, मतलब जो तुमने चाइना को एडवांस दिया था वो क्लेम कर सकते हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। डन करें क्या। इसके बाद मैं आगे चलता हूं आपको लेकर क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है कि दो a minor is not a competent to contract, nothing in the contract act prevents him from making the other party bound to the minor. Discuss 100% बेटा। याद रखिए, मैं हमेशा अपने बच्चों से एक ही बात कहता हूं, आप मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस भी उठा लीजिए। माइनर is never liable for his liability, but he can always enforce his right. एक माइनर अपने कर्तव्य के लिए कभी भी लाइबल नहीं होता, लेकिन अपने अधिकारों के लिए वो लाइबल होता है। अपने राइट को एनफोर्स कर लेगा, लेकिन वो अपने लाइबिलिटी के लिए बेटा हाथ खड़े कर सकता है। वो कह सकता है कि नहीं मैं ये लाइबिलिटी परफॉर्म नहीं करूंगा। यही कारण है कि एक पार्टनरशिप में भी आप माइनर को लेकर आ सकते हो, बट फॉर हिज बेनिफिट। या दूसरा कि आप कंपनी में भी माइनर को बना सकते हो मेंबर, लेकिन ओनली फॉर द फुली पेड अप शेयर, ताकि वो राइट एक्सरसाइज करे, लेकिन वो लाइबिलिटी वगैरह को पे ऑफ ना करे, मतलब लाइबिलिटी उस पर ना आए। तो 100% बिल्कुल हो सकता है बेटा, वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रिवेंट नहीं है, लेकिन हाँ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वो केवल राइट्स को एनफोर्स करेगा, ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी के लिए माइनर लाइबल नहीं होता। नेक्स्ट क्या है बेटा, ध्यान से सुनिए, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बोला गया है मिस्टर सी बॉट अ बन फ्रॉम अ बेकर शॉप, एक बन खरीदता है बेटा बेकर शॉप से। द पीस ऑफ बन कंटेन एन स्टोन, उसमें बेटा एक पत्थर था उस पाव रोटी में मतलब उस बंद में, एंड इन विच ब्रोक सीज ट्रूथ वाइल ईटिंग, और वो खा रहा था तो उसके दांत टूट गए। व्हाट आर द राइट अवेलेबल टू द बायर अगेंस्ट द सेलर अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। नालायको ये सीधा सीधा कंडीशन एज टू होलसमनेस, मैंने आपको बताया होगा कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू सैंपल, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। वहीं पे एक लास्ट में मैंने आपको पॉइंट बताया होगा कंडीशन एज टू होलसमनेस। अगर कोई खाने पीने वाली वस्तु है तो ये कंडीशन होता है बेटा, इंप्लाइड कंडीशन होता है कि वो वस्तु खाने पीने योग्य होना चाहिए। अगर आप बंद में कोई पत्थर मिलता है तो वो कंडीशन का ब्रीच है, इंप्लाइड कंडीशन का ब्रीच है, दैट इज अ कंडीशन एज टू होलसमनेस। तो यहाँ पर मिस्टर सी के पास दो राइट है, वो कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट भी करेगा और डैमेज भी क्लेम करेगा, क्योंकि ब्रीच ऑफ कंडीशन में आपको दो राइट्स दिया जाता है। नेक्स्ट बेटा दूसरा क्या है, ध्यान से सुनिए। ए कॉन्ट्रैक्टेड विद बी टू बाय 50 चेयर्स ऑफ सर्टेन क्वालिटी। ए बी से मिलता है बेटा 50 चेयर खरीदने के लिए कुछ पर्टिकुलर क्वालिटी का। बी ने डिलीवर किया 25 चेयर्स ऑफ द टाइप एग्रीड अपॉन, जो मैंने क्वालिटी एग्री किया था उसी क्वालिटी से मिलता हुआ 25 चेयर है, एंड 25 चेयर्स ऑफ सम अदर टाइप। और नालायक ने बेटा 25 अदर टाइप्स भेज दिया। मैंने 50 एक पर्टिकुलर क्वालिटी के चेयर देने की बात की थी, उसने 25 सेम क्वालिटी दिया, और जो 25 है बेटा वो 25 उसने अलग दे दिया। बोला गया अंडर द सर्कमस्टांसेज व्हाट आर द राइट ऑफ ए अगेंस्ट बी अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ध्यान रखिएगा बेटा, ये रॉन्ग क्वांटिटी की डिलीवरी हुई है, रॉन्ग क्वांटिटी। देखो एग्जाम में जब आप लोग बैठते हो ना, तो आप लोग 100% ये सोचिए
कि नाउ व्हाट शुड बी द स्टेटमेंट आई बेसिकली पुटिंग फॉर, कौन सा स्टेटमेंट मैं एग्जामिनर को पुट करके दूं कि एग्जामिनर को सीधा क्लिक करे कि हाँ स्टूडेंट कहना क्या चाहता है। ये डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी है। और मैंने आपको बताया है बेटा कि जब भी किसी बायर को आप रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर करते हो ना, तो यहां पे बायर के पास ऑप्शन है कि या तो वो रिजेक्ट कर सकता है होल क्वांटिटी, नहीं तो वो राइट क्वांटिटी को एक्सेप्ट करे और रॉन्ग क्वांटिटी को रिजेक्ट करे। तो वही राइट अवेलेबल है यहाँ पे, या तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी रिजेक्ट कर सकता है, नहीं तो सही वाला क्वांटिटी एक्सेप्ट करे और गलत वाला क्वांटिटी बेटा रिजेक्ट कर दे। गलत वाला क्वांटिटी मतलब जो क्वालिटी मैच नहीं कर रहा, जो आपने क्वालिटी एग्री किया था। इसके बाद यहां पर एक क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं साहब, क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अंकित नीड्स, क्या बोलो बेटा, अंकित नीड्स, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, अंकित नीड्स अ ब्लैक पेन फॉर एग्जाम। आपको बेटा एक ब्लैक पेन चाहिए होता है एग्जाम के लिए। आपको पता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का ये मैं बोलूंगा कि गाइडलाइंस भी है कि ब्लैक पेन यूज किया जाता है या करना है। तो अंकित नीड्स अ ब्लैक पेन फॉर हिज एग्जाम। ही वेंट टू नियर बाई स्टेशनरी शॉप, वो एक पास की स्टेशनरी शॉप में जाता है, एंड टोल्ड द सेलर फॉर द ब्लैक पेन, और वो एक ब्लैक पेन मांगता है। बोला गया सेलर गिव्स हिम अ पेन, वो पेन देता भी है सेलर, दैट इट इज अ ब्लैक पेन, बट इट वॉज क्लियरली मेंशन ऑन द पॉकेट ऑफ द पेन दैट ब्लू इंक पेन। वो कहता है कि वो ब्लैक पेन है, सेलर कहता है कि वो ब्लैक पेन है, लेकिन उस पॉकेट पे सीधा लिखा था कि ये ब्लू इंक पेन है, ब्लू पेन है। अंकित इग्नोर करता है उसको और वो पेन ले लेता है। आफ्टर रीचिंग दिस हाउस अंकित फाइंड्स दैट पेन इज एक्चुअली अ ब्लू पेन, वो ब्लू पेन ही है, ऐसा पता चलता है जब घर आ जाता है बंदा तब। नाउ अंकित चाहता है कि इन रिटर्न वो क्या करे, पेन को रिटर्न करे विद द वर्ड्स दैट अ सेलर हैज वायलेटेड द इम्प्लाइड कंडीशन। क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन जब दे दिया था, मतलब ये अंकित का कहना है कि जब मैंने डिस्क्रिप्शन उसको दे दिया था कि मुझे ब्लैक पेन चाहिए, तो उसने ब्लैक पेन क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया भाई। और ब्लैक पेन जब नहीं दिया जब ब्लैक पेन नहीं दिया तो उसने ब्लैक पेन बोला क्यों, ये अंकित चाहता है। तो वो चाहता है कि मैं उस पर मुकदमा करूं और कंपनसेशन क्लेम करूं। आपसे बोला गया कि आप बताओ क्या कहना चाहते हो। अब देखो बेटा यहां पे ना आपके आरटीपी में जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन से मैं एग्री नहीं करता। हालांकि आपको एग्जाम में वही आंसर लिखना है बेटा जो आंसर आरटीपी में लिखा गया है। तो मैं यहां पर देखो, आई एम नॉट सच टाइप्स ऑफ टीचर, मैं वो टीचरों में से नहीं हूं कि आरटीपी के लिखी गई बातों को मैं बच्चों को एज इट इज आके बता दूं। ध्यान रखिएगा आरटीपी में आपका आंसर क्या दिया गया है, ध्यान से सुनिए, कि क्योंकि अंकित एक रीजनेबल इंस्पेक्शन कर सकता था, अंकित रीजनेबल इंस्पेक्शन कर सकता था स्टेशनरी शॉप पे कि ये पेन पे लिखा है ब्लू इंक पेन। तो जब ब्लू इंक पेन लिखा हुआ है तो आपको एक रीजनेबल इंस्पेक्शन करनी चाहिए थी, और अगर आपने रीजनेबल इंस्पेक्शन नहीं किया और उसके लिए अगर आपकी कोई लायबिलिटी बनती है तो यू हैव टू बी आंसरेबल। ये बेटा डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर लेट द बायर बिवेयर वाला एक टॉपिक मैंने कराया होगा। मतलब आपके आरटीपी के हिसाब से कैविएट एम्प्टर का रूल लगेगा और अंकित यहां पे कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि ये कैविएट एम्प्टर रूल का वायलेशन है। ये आरटीपी का क्वेश्चन है, आरटीपी का आंसर है। लेकिन मेरा मानना है कि बेटा जब कोई बायर डिस्क्रिप्शन बता देता है ना सेलर को, उसके बाद कैविएट एम्प्टर वहां पे अप्लाई ही नहीं होता। इस बात को आप याद रखिएगा, और मैंने लिखवाया भी होगा आपको। कैविएट एम्प्टर का एक्सेप्शन होता है, दैट इज अ कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। अरे भाई जब मैंने आके आपको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दे दिया तो ये इंप्लाइड कंडीशन है कि उसी डिस्क्रिप्शन से मैच होता हुआ आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, फिर तो रीजनेबल इंस्पेक्शन की बात ही खत्म हो गई ना। तो ये मेरा मानना है। लेकिन खैर जो आरटीपी का क्वेश्चन है, जो आरटीपी का आंसर है, वही अपने को पैटर्न फॉलो करना है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको बेसिकली दिखा सकते हो, दैट इज व्हाट, दैट इज ब्रीच ऑफ द कैविएट एम्प्टर रूल। इसलिए बायर मुकदमा नहीं कर सकता क्योंकि बायर ने ऑर्डिनरी और रीजनेबल इंस्पेक्शन करने में डिफॉल्ट कर दिया है, मतलब वो रीजनेबल इंस्पेक्शन नहीं किया है, तो वो खुद लायबल होगा अपने एक्ट के लिए। एक क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, प्लीज ध्यान से सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। आकांश परचेज अ टेलीविजन सेट फ्रॉम अ जेठालाल से एक टेलीविजन परचेज करता है आकांश। द ऑनर ऑफ गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन द कंडीशन दैट फर्स्ट 3 days ही विल चेक इट्स क्वालिटी एंड इफ सेटिस्फाई ही विल पे फॉर दैट, अदरवाइज ही विल रिटर्न द टेलीविजन सेट। रुको बेटा, मैं एक दुकान पे गया और जाकर वहां से टेलीविजन खरीदा इस कंडीशन के साथ कि इस टेलीविजन को मैं 3 दिन रखूंगा, यूज करूंगा, और अगर मुझे सब कुछ ठीक दिखता है तो मैं उसको रिटेन करूंगा, नहीं तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा। कम ऑन, ये तो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप का सवाल है। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप दैट इज सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, सेक्शन 24 सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है बेसिकली काहे को लेकर बोलो, वो है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, कि अगर बायर अप्रूव कर देता है तो गुड्स रह जाएगा, नहीं तो रिटर्न कर देगा। तो आपको ऑनरशिप के रूल्स को याद रखिएगा। बोला गया ऑन द सेकेंड डे, दूसरे ही दिन, टेलीविजन सेट वॉज स्पॉइल्ड ड्यू टू अर्थक्वेक।
दूसरे दिन अर्थक्वेक आया जिसके कारण बेटा टीवी क्या हो जाती है, बोलो, स्पॉइल्ड। जेठालाल डिमांड द प्राइस ऑफ टेलीविजन सेट फ्रॉम आकांश, वेदर आकांश इज लाइबल टू पे द प्राइस अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, हु विल अल्टीमेटली बियर द लॉस। कम ऑन, हु विल क्या बोलो बेटा, अल्टीमेटली बियर द लॉस। अब मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से, मैं सारे रूल तो नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि वो एक लंबा प्रोविजन चला जाएगा। जितने भी बच्चे यहां पर हैं सारे बच्चों को पता है कि सेलर अप्रूवल बेसिस में ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है बायर को, जो डेट मेंशन किया गया है एग्रीमेंट में, या फिर जिस दिन बायर सेलर को नोटिफाई कर देता है कि ये गुड्स मैं रिटेन कर रहा हूं। अब यहां पर एग्रीमेंट में लिखा गया था 3 दिन, मतलब बायर कह रहा था कि 3 दिन में गुड्स अपने पास रखूंगा, उसके बाद इस गुड्स को रिटेन करूंगा। तो ओनरशिप ट्रांसफर होगी तीसरे दिन, जबकि गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है दूसरे दिन। तो मालिकाना हक किसके पास है, सेलर के पास। तो वेयर देयर इज अ ओनरशिप देयर इज अ रिस्क। रिपीट द वर्ड, वेयर देयर इज अ ओनरशिप देयर इज अ रिस्क। तो अगर ओनरशिप है सेलर के पास तो रिस्क भी है सेलर के पास, क्योंकि बायर के पास ओनरशिप आएगी तीसरे दिन, याद रखिएगा। हाँ, यहां पे अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता कि ये अर्थक्वेक आया लेकिन रीजनेबल केयर ना कर पाने के कारण ये प्रोडक्ट खराब हो गया, या ये जो प्रोडक्ट खराब हुआ इसमें बायर की गलती थी, बायर डिफेक्ट्स थे, या बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कोई बायर ने ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया था। अब यहां पर बेटा तुम बायर को लाइबल कर सकते थे, लेकिन बायर की कोई गलती नहीं और प्रोडक्ट स्पॉइल हो गया बिफोर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, सेलर लाइबल होगा, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या बेटा, ध्यान से सुनिए। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हेन कैन एन अनपेड सेलर ऑफ गुड्स एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लियन ओवर द गुड्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। बोला गया कि बताइए कि कब राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज किया जा सकता है। कैन ही एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लियन इवन इफ द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास टू द बायर। When such a right is terminated, can he exercise his right even after he has obtained a decree for the price good from the court? बेटा याद रखिएगा, मैं क्वेश्चन रिपीट करता जा रहा हूं, बच्चा पीछे से आंसर मेरा ध्यान से सुनता हुआ या समझता हुआ या दिमाग में रिकॉल करना शुरू कर दिया होगा। मैंने क्लास में प्रॉपर आपको लिखवाया था, when right of lien can exercised, when right of lien is lost, मतलब कैन नॉट एक्सरसाइज। तो मैंने आपको एक इसका थंब रूल बताया था, मैंने आपको एक तरीका बताया था, ट्रिक बताया था, वही ट्रिक बेटा मैं यहां पे रिपीट कर देना चाहता हूं। एक बात याद रखिएगा, राइट ऑफ लियन का मतलब होता है टेकिंग पोजेशन ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर। जब तुम किसी और के गुड्स को अपने पोजेशन में ले लेते हो ना, तो इसको कानून की भाषा में लियन कहा जाता है। अब मैं एक सेलर हूं, मैंने प्रोडक्ट बेचा आपको और आपने पैसा देने से मना कर दिया, तो मैं लियन राइट एक्सरसाइज कर सकता हूं कब, जब गुड्स बेटा कहीं ना कहीं मेरे पोजेशन में ही है तब। एक बार गुड्स जब मेरे पोजेशन में चला गया और आपके पोजेशन में पहुंच गया, तब तो मैं राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पोजेशन में नहीं, तो मैं उस पर अपना कस्टडी क्या रखूंगा। तो जैसे ही सेलर के पास से प्रोडक्ट मूव होता है ना, वैसे ही बेटा राइट ऑफ लियन टर्मिनेट खत्म हो जाता है। और इसके मैंने बहुत सारे आपको कंडीशन बताए होंगे, वही सारे कंडीशन लिखना होगा। मैं आपको केवल यहां पर ये लिख देता हूं कि बेटा ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो मैं इसको केवल लिख देता हूं थियरी क्वेश्चन एज इट इज। जो बच्चा आउटसाइड वाला भी इस लेक्चर को देख रहा है, चिंता मत करना बेटा, मेरा मैराथन लेक्चर है, मैराथन लेक्चर जाके देखिएगा, वहां पे आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। उसका प्रॉपर नोट्स भी विद्यास्थल के टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दिया है। यहां पर एक क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है साहब, तो ये क्वेश्चन जो है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मोहन, सोहन एंड रोहन आर पार्टनर इन अ फॉर्म मोस्रो एंड कंपनी। एक पार्टनरशिप फॉर्म थी जिसमें बेटा मोहन, सोहन एंड रोहन थे। दे एडमिटेड बोहन एज अ नॉमिनल पार्टनर। याद रखना बेटा, कुल मिला जुला के एक नॉमिनल पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में आ रहा है। एंड ऑन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स बोहन इज नॉट एंटाइटल टू शेयर प्रॉफिट इन द फर्म। बोला गया कि सारे पार्टनर ने एग्रीमेंट किया कि नॉमिनल पार्टनर जो आ रहा है, ये पार्टनर प्रॉफिट शेयर नहीं करेगा। ये बात सिंपल है बेटा, नॉमिनल पार्टनर प्रॉफिट शेयर नहीं करता, लेकिन लाइबिलिटी के लिए लाइबल होता है, इस बात को याद रखिएगा। आगे, आफ्टर सम टाइम अ क्रेडिटर करण फाइल्ड अ सूट टू बोहन फॉर रिकवरी ऑफ हिज डेट। एक क्रेडिटर ने बेटा बोहन पे ही मुकदमा कर दिया, मतलब नॉमिनल पार्टनर पे ही मुकदमा कर दिया फॉर्म की डेट रिकवरी के लिए। बोहन ने बोला, डिनाई कर दिया, कि उससे बोला कि देख भाई, मैं केवल नॉमिनल पार्टनर हूं और मैं लाइबल नहीं हूं तेरे डेट के लिए। बोला गया कि टेकिंग इनटू द अकाउंट्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बोला गया कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 को ध्यान में रखते हुए तुम बताओ कि क्या बोहन लाइबल होगा उस क्रेडिटर के लिए। और दूसरा, इन केस करण हैज फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द फर्म वेदर बोहन वुड बी लाइबल। मतलब क्या वो डायरेक्टली बोहन पे मुकदमा करे तो लाइबल होगा, या फर्म पे मुकदमा करे तब बोहन लाइबल होगा। इन शॉर्ट, बोहन यानी नॉमिनल पार्टनर फर्म के डेट के लिए लाइबल होगा या नहीं होगा। नालायक को आंसर तुम्हें मिल गया होगा। नॉमिनल पार्टनर अपनी गुडविल शेयर करते हुए किसी फर्म का पार्टनर बनता है, प्रॉफिट शेयर नहीं करता, लेकिन वो लॉस के लिए लाइबल होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो 100% ये लाइबल होना होगा बोहन को, नन ऑप्शन अदर देन टू बिकम अ लाइबल फॉर दिस एक्ट।
बोलो ये सुनो। इसके बाद बेटा मैं आपको लेके चलता हूं और आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी का। क्या है सर ये एबीसी का? आइए एक बार देखते हैं साहब, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। बोला गया ए बी एंड सी आर पार्टनर इन एबीसी एंड कंपनी। एक कंपनी बेटा एबीसी, उसमें ए बी और सी पार्टनर थे। द फर्म हैज डिसाइडेड टू परचेज अ मशीन फ्रॉम LM&N कंपनी। याद रखिएगा, एक मशीन खरीदा जा रहा है फर्म के द्वारा LM&N कंपनी से। बिफोर ए बी परचेज द मशीन, जब तक ए और बी परचेज करते, सी डाइड, सी मर गया बेटा। अब रुको, ये डेथ ऑफ पार्टनर का केस है। आपको ये बातें ऑलरेडी बताई गई होगी कि डेथ ऑफ पार्टनर के केस में पब्लिक नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं होती, और जिस दिन वो बंदा मरा उसके बाद के सब्सिक्वेंट एक्ट के लिए उसका डिसीज्ड का मेंबर लाइबल नहीं होगा, डिसीज्ड का लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइबल नहीं होता। यानी कोई भी बंदा आफ्टर हिज डेथ सब्सिक्वेंट एक्ट के लिए लाइबल नहीं होता। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और पब्लिक नोटिस दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेथ के केस में पब्लिक नोटिस की जरूरत ही नहीं है। तो पब्लिक नोटिस में दूं या ना दूं, मरने के बाद के एक्ट के लिए फॉर्म की मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, ना ही मैं डिसीज्ड हो गया तो ना ही मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइबल होंगे। फिलहाल आगे देखते हैं। बोला गया द मशीन वॉज परचेज बट देयर आफ्टर ए एंड बी बिकम इंसॉल्वेंट। मशीन ले तो लिया गया लेकिन ए और बी इंसॉल्वेंट हो गए। एंड द फर्म वॉज अनेबल टू पे फॉर मशीन, और फर्म के पास पैसा नहीं कि मशीन दिया गया, पैसा दिया जाए। एक्सप्लेन करिए वुड बी ए स्टेट ऑफ सी लाइबल। क्या सी की जो प्रॉपर्टी बची हुई है, क्योंकि ए और बी तो इंसॉल्वेंट हो गए, तो जो सी की प्रॉपर्टी है क्या वो लाइबल होगी? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि उसके मरने के बाद ये प्रॉपर्टी खरीदी गई और बाद के सब्सिक्वेंट एक्ट के लिए उसकी लाइबिलिटी नहीं बनती है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट बेटा क्या है? नेक्स्ट प्लीज ध्यान से सुनिए। GI&S वेयर फ्रेंड्स, वो तीनों दोस्त थे, एंड दे डिसाइडेड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म। उन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म बनाने का सोचा। एंड ट्रेड इन अ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ केमिकल, और एक पर्टिकुलर केमिकल में काम करना शुरू कर दिए। आफ्टर 3 years ऑफ पार्टनरशिप 3 साल तक चली। अ लॉ वॉज पास, तब तक एक कानून बन गया विच बैन द ट्रेडिंग ऑफ सच केमिकल, जो एक पर्टिकुलर केमिकल्स की ट्रेडिंग को मना करता है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, जो बिजनेस है वो बिजनेस इलीगल हो गया। कम ऑन, बिजनेस क्या हो गया? इलीगल। और इलीगल बिजनेस के साथ तुम पार्टनरशिप कैरी ऑन कर ही नहीं सकते। फिलहाल देखते हैं आगे। एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कैन GI&S कंटिन्यू द पार्टनरशिप और विल देयर पार्टनरशिप फर्म गेट डिसॉल्व। बोला गया कि बताइए कि क्या वो फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं, उनको डिसॉल्व करना ही होगा। नालायको, ये कंपल्सरी वाइंडिंग अप का ग्राउंड है। याद रखिए, अगर आपका बिजनेस अनलॉफुल हो गया तो ये कंपल्सरी वाइंडिंग अप का ग्राउंड है। आपको अपने फर्म को बंद ही करना होगा, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बंद ही करना होगा। तो ये लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते, बंद करना होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर रिकॉर्ड एंड ऑडिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मैंने लिखवाया होगा बेटा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का ऑडिट हमेशा कंपल्सरी नहीं होता, एक पर्टिकुलर लिमिट को एक्सीड करने के बाद होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपका जो मेंटेन होगा एक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस, दोनों पे हो सकता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। एनुअल रिटर्न फाइलिंग वगैरह ये सारी बातें आपको बता दी गई होगी। फॉर्म नंबर 8, फॉर्म नंबर 11 में एनुअल फाइलिंग हुआ करता था। जितने भी मेरे बच्चे हैं, विद्यासर इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, वो इस क्वेश्चन को एंजॉय कर रहे होंगे। बेटा जितने भी बच्चे बाहर वाले हैं, आप लोग घबराना मत। मैं बार बार ये वर्ड बोल रहा हूं, जो बातें मैं बोल रहा हूं ना कि ये मैंने करवा दिया होगा, अगर आप लोग को लगता होगा कि सर मैंने तो नहीं किया, आप घबराना मत, चिंता मत करना। आप चले जाना मैराथन लेक्चर, इसी चैनल पे है। उस मैराथन लेक्चर में मैंने सारी बातें बताई हुई है, सारी बातें बताई है, और आप वहां से बेटा जाके देख सकते हो, उसका आंसर मिल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो ये भी एक थ्योरी क्वेश्चन है, जिस थ्योरी क्वेश्चन को मैं यहां पे कवर नहीं कर रहा, ये भी एक थ्योरी क्वेश्चन है। मैं आपको लेके चलता हूं आगे। अगला क्वेश्चन है बेटा 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? प्लीज ध्यान से सुनिएगा। बोला गया है अ ट्रांसपोर्ट कंपनी वांटेड टू ऑब्टेन। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है बेटा जो लाइसेंस लेना चाहती है अपने व्हीकल की, बट कुड नॉट ऑब्टेन लाइसेंस इफ अप्लाइड इन इट्स ओन नेम। लेकिन उसको बोला गया कि अगर तू खुद के नाम से लाइसेंस अप्लाई करेगा तो तेरे को नहीं मिलेगा। हुई होगी कोई कारण, उसने अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी काम किया होगा या कोई इलीगल एक्ट किए होंगे। देयरफॉर उसने क्या किया कि अपने नीचे एक सब्सिडरी बना दी, and the application for license was made in the name of subsidiary company. The vehicle were to be transferred to the subsidiary company. Will the parent and the subsidiary company be treated as a separate commercial unit? बताओ, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से नालायकों, जितने भी बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं उनको मैंने एक टॉपिक बताया होगा, लिफ्टिंग एंड पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। लिफ्टिंग एंड पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कहता है कि कंपनी और उसके मेंबर और डायरेक्टर दोनों को आप क्या ट्रीट करो बेटा? सेम। और कंपनी में हो रहे एक्ट के लिए क्या करो बेटा? मेंबर और डायरेक्टर को लाइबल करो। आपको मैंने बताया होगा कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू कंपनी के सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर किया जाता है और एक्चुअल डिफॉल्टर को देखा जाता है। ये जो केस है ना बेटा, ये केस सीधा मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का केस है।
मैंने आपको बताया होगा, जहां पर एक कंपनी ने लाइसेंस अप्लाई किया था, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन ने मना कर दिया था, तो उसने अपने नीचे सब्सिडरी बनाई और सब्सिडरी से अगेन अप्लाई कर दिया लाइसेंस के लिए। तो वहां पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल किया गया, मतलब कंपनी और उसके सब्सिडरी को सेम ट्रीट किया गया। और वहां पर एक बात बोली गई थी कि अगर आप कोई भी कंपनी बनाते हो, जो कंपनी सिर्फ और सिर्फ आपके एजेंट के तौर पे मार्केट में काम कर रही है, मतलब उसका कोई और काम नहीं है, सिर्फ आपका एजेंट, आप उसके बिहाफ पे बैक द डोर में काम कर रहे हो उसको मुखौटा में लेकर, तो याद रखिएगा उस कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी ट्रीट नहीं होगा, सेम ट्रीट करते हुए लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये मर्केंटाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी का केस है, याद करिएगा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, ये बात ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन चलते हैं साहब, अगला क्वेश्चन क्या है तो देखते हैं साहब। बोला गया है अगला क्वेश्चन, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन ओवर स्टेटिंग एक्सपेंडिचर इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ सालों से बेटा वो अपने पीएनएल अकाउंट के प्रॉफिट को, खर्चे को ओवर स्टेट कर रही है, बहुत ज्यादा दिखा रही है। ऑन इंक्वायरी इट वाज फाउंड दैट मेयर पर्पस वाज टू अवॉइड टैक्स, वो केवल टैक्स बचा रही है। बोला गया हाउएवर देयर वाज नो फ्रॉडलेंट इंटेंशन, हालांकि उसकी कोई फ्रॉडलेंट इंटेंशन नहीं है। शुड बी कॉर्पोरेट विल ऑफ द कंपनी बी लिफ्टेड, हाँ, जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और दिनसो मनिक जी पिटीशन का ये केस है, सीधा सीधा जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या दिनसो मनिक जी पिटीशन का ये केस है। मेरी बात समझ रहे हो क्या? आगे बोला गया कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हैज बीन कंसिस्टेंटली मेकिंग प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर्स। क्या बोले बेटा? कंसिस्टेंटली मेकिंग प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर्स आफ्टर अ मेजर चेंज इन द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। फ्यू मेंबर कॉन्टेंटेड दैट दे आर एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड, कैन द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड? अरे भाई सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। सेक्शन 8 कंपनी बेटा डिविडेंड देती ही नहीं है, वो अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर देती है अपने ऑब्जेक्ट के लिए, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है। इफ यस व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डिविडेंड दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड? सवाल ही पैदा नहीं होता, जब आप डिविडेंड दे ही नहीं सकते तो परसेंटेज की बात ही खत्म हो गई ना बालक, बोलो ना ये सुनो। आगे बोला गया है also to discuss this along with other regular matter the company kept a general meeting by giving only 14 days notice। क्या ये वैलिड है? आंसर इज यस, ये वैलिड है बेटा। सेक्शन 8 कंपनी में 14 दिन का नोटिस देकर आप जनरल मीटिंग बुलाते हो, जबकि नॉर्मल कंपनी में 21 डेज का, 21 क्लियर डेज का नोटिस देकर आप जनरल मीटिंग बुलाते हो, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन ऊपर जो डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा था वो सही नहीं है। और लास्ट, नो लिमिट प्राइवेट कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड एज अनलिमिटेड कंपनी। कम ऑन, अनलिमिटेड कंपनी याद करो, मैंने 2 क्लॉज 92 में अनलिमिटेड कंपनी का मैंने डेफिनेशन बताया था। अनलिमिटेड कंपनी दो तरीके से अनलिमिटेड हो सकती है, या तो लिमिट हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। नॉट हैविंग शेयर कैपिटल मतलब क्या कि तुमने जो अपना गारंटी दिया था, इनकॉर्पोरेशन के टाइम में गारंटी दिया था, उस गारंटी तक के लाइबिलिटी के लिए आप अनलिमिटेडली लाइबल हो। मतलब आपने अगर गारंटी दिया है 10,000 रुपये, तो ऐसा नहीं कि वाइंडिंग अप पे आपसे 10,000 ही मांगा जाएगा, आपका पर्सनल एसेट्स भी बेच दिया जाएगा। और अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल भी हो सकती है। हालांकि बेटा इंडिया में अनलिमिटेड कंपनी पॉपुलर नहीं है, क्योंकि आप अनलिमिटेड कंपनी बनाते ही नहीं हो। अगर किसी बंदे को अनलिमिटेड कंपनी बनानी हो, अनलिमिटेड कंपनी अगर किसी को बनाना हो, तो बेटा ये बेटर है कि वो पार्टनरशिप बना ले। बट फिलहाल क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। बोला गया कि एक कंपनी है बेटा नो लिमिट प्राइवेट कंपनी, जो एक अनलिमिटेड कंपनी है, हैविंग शेयर कैपिटल, इसके पास शेयर कैपिटल है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हैविंग शेयर कैपिटल कितना है? 10 लाख। वन ऑफ द क्रिएटर मिस्टर सैमुअल फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट अ शेयर होल्डर मिस्टर इनोसेंट फॉर रिकवरी ऑफ हिज डेट। एक शेयर होल्डर के खिलाफ बेटा एक क्रिएटर फाइल करता है मुकदमा अपना पैसा लेने के लिए। नो लिमिट प्राइवेट कंपनी के खिलाफ मुकदमा करता है। मिस्टर इनोसेंट हैज गिवन हिज प्लिया इन द कोर्ट दैट ही इज नॉट लाइबल एज ही जस्ट अ शेयर होल्डर। बोला गया है कि वहां पर एक मेंबर जो है वो कह रहा है कि देखो भाई, मैं क्योंकि इस कंपनी का शेयर होल्डर हूं, इसलिए मैं इस डेट के लिए लाइबल नहीं हूं। एक्सप्लेन करिए कि क्या सैमुअल सक्सेसफुल होगा, रिपीट अ वर्ड, सैमुअल सक्सेसफुल होगा इन रिकवरिंग ऑफ हिज ड्यू फ्रॉम द इनोसेंट? आंसर इज यस। अनलिमिटेड कंपनी में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी कंपनी के लिए क्या होती है? बोलो बेटा, अनलिमिटेड। अरे मेरे भाई, तुम केवल शेयर्स अमाउंट के लिए लाइबल हो ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, लेकिन जब ऑफिशियल लिक्विडेटर आएगा तब तो तुम्हें अनलिमिटेड लाइबल होना ही पड़ेगा। तो आपको बेटा ये पैसा देना होगा, 100% देना होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसी को कहते हैं कि अगर कंपनी अपने डेट को पे ना कर पाए अपने प्रॉफिट से, तो उसके लिए बेटा उसके मेंबर लाइबल होंगे। डन करे क्या? और यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा पोर्शन हो जाता है खत्म। तो दिस इज योर आरटीपी फुल एनालिसिस, ये आपका आरटीपी का फुल एनालिसिस है बेटा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, और बढ़ते हैं आगे में, आगे हमारे पास क्या बोलो बेटा? एमटीपी। डन करे क्या? तो चलो बेटा, अब अपने को देखना है जो वो देखना है एमटीपी जून 2022 के क्वेश्चन को। ये एमटीपी जून 2022 है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग एक ही साथ और एकदम तेजी से निपटाने की कोशिश करते हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हर छोटी मोटी बातों को ध्यान से आप लोग सुनते चलेगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, और पहले का पहला जो पार्ट है, मिस्टर जॉय ओन्स 2 फ्लैट इन अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग में 2 फ्लैट मिस्टर जॉन के पास है, मिस्टर जॉय के पास है। ही वांटेड टू सेल फ्लैट नंबर 101 टू मिस्टर रॉय। वो मिस्टर रॉय को अपना 2 फ्लैट में से फ्लैट नंबर 101 बेचना चाहता है।
मिस्टर जॉय ऑफर टू सेल हिज फ्लैट नंबर 101 टू मिस्टर रॉय। मिस्टर जॉय ऑफर टू सेल, वो चाहता है कि 100 मतलब वो ऑफर कर रहा है 101 नंबर फ्लैट बेचने के लिए मिस्टर रॉय से। बट मिस्टर रॉय को ऐसा लगता है, मिस्टर रॉय थॉट्स दैट मिस्टर जॉय वांटेड टू सेल फ्लैट नंबर 102। रुको, मैं अपना 101 फ्लैट आपको बेचना चाहता हूं। आपको लग रहा है कि सर 102 बेच रहे हैं। अरे मेरे भाई, ये तो कंसेंट की कमी दिख रही है, ये तो सेक्शन नंबर 13 है। 13 है मतलब क्या? कंसेंट है ही नहीं, पार्टी कंसेंसस एडिडम नहीं है पार्टी के बीच में। पार्टी सेम थिंग को सेम सेंस में नहीं समझ रही है, वॉइड एग्रीमेंट है सीधा, ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। फिलहाल आगे देखते हैं। एंड सेड यस फॉर द एग्रीमेंट। कोई बात नहीं, आप यस कहते रहिए, जब पार्टी के बीच में कंसेंट नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा? कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, डिस्कस करिए वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सा डिस्कस कर चुका हूं। कॉन्ट्रैक्ट बेटा वैलिड नहीं होगा क्योंकि कंसेंट नहीं है, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। आगे, द पेड अप कैपिटल ऑफ राम प्राइवेट लिमिटेड इज 10 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ 7 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एंड 3 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एक कंपनी है बेटा राम प्राइवेट लिमिटेड। क्या बोलो बेटा? एक कंपनी है राम प्राइवेट लिमिटेड, और राम प्राइवेट लिमिटेड का जो शेयर कैपिटल है ना, वो शेयर कैपिटल किस तरीके से है कि इसके पास बेटा टोटल 7 लाख आपके टोटल 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं। इसके पास टोटल 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं, जिसमें 7 करोड़ जो हैं वो 7 करोड़ काहे के हैं बोलो बेटा? वो 7 करोड़ हैं आपके इक्विटी और 3 करोड़ जो हैं वो हैं प्रेफरेंस। तो आप इसको ऐसे पढ़िएगा कि 7 करोड़ हैं इक्विटी और इसके 3 करोड़ हैं बेटा वो हैं आपके प्रेफरेंस। ठीक है जी, खैर आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। लखन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। लखन प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग 3 लाख इक्विटी शेयर्स एंड 3 लाख प्रेफरेंस शेयर्स इन अ राम प्राइवेट लिमिटेड। प्लीज ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना। एक कंपनी है बेटा लखन प्राइवेट लिमिटेड, मैं इसका नाम LPL दे रहा हूं, लखन प्राइवेट लिमिटेड। लखन प्राइवेट लिमिटेड ने होल्ड किया इसमें, क्या बोलो कैसे क्या क्या होल्ड किया? तो उसने होल्ड किया है 3 लाख इक्विटी और 3 लाख प्रेफरेंस। मतलब इसने जो होल्ड किया है ना, वो होल्ड किया है 3 लाख इक्विटी और उसने होल्ड किया है 3 लाख प्रेफरेंस। ठीक है ना? अच्छा, इसके टोटल कितने हैं? इसके टोटल हैं बेटा जो कैपिटल मतलब नंबर ऑफ शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ शेयर तुम देख सकते हो बेटा, ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितना बोलो? 10, मतलब 7 3 10 लाख आप मान के चल सकते हो कि इसके टोटल हैं 10 लाख। फिलहाल मैं देखता हूं आगे क्या बोला गया है, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, हो ना हो ये होल्डिंग सब्सिडरी की बात कर रहा होगा। देखते हैं आगे। स्टेट विद रीजन वेदर राम प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ लखन प्राइवेट लिमिटेड। यस, आगे ये बात पूछा जा रहा है कि बताओ कि ये जो राम लिमिटेड यहां पर तुम देख रहे हो, राम लिमिटेड, क्या ये राम लिमिटेड लखन प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी है क्या? अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। सब्सिडरी बनाने का आपके पास 3 रास्ता है, या तो आप उसकी मेजोरिटी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट पावर अपने हाथ में ले लीजिए, या उसका मेजोरिटी शेयर्स वोटिंग राइट आप अपने हाथ में ले लीजिए, नहीं तो चेन होल्डिंग करिए। चेन होल्डिंग मतलब क्या? आप खुद होल्ड कर लीजिए कुछ शेयर्स और कुछ अपने सब्सिडरी से करवा दीजिए। डन करे क्या? इसे चेन होल्डिंग कहते हैं। चेन होल्डिंग, लेयर क्रिएट करके मैक्सिमम 2 लेयर क्रिएट हो सकता है। फिलहाल बढ़ाल ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको ये बातें बताई होगी कि बेटा ये जो वोटिंग राइट होल्ड करके मतलब क्या कि मान लो कि मैं एक होल्डिंग कंपनी हूं और अपने नीचे में सब्सिडरी बनाना चाहता हूं, तो मेरे पास 3 रास्ता है। पहला है कि मैं उसके मेजोरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अपॉइंट करने का पावर अपने हाथ में ले लूं, नहीं तो दूसरा है चेन होल्डिंग कर लूं। चेन होल्डिंग कर लूं मतलब क्या? ये कंपनी सब्सिडरी है, ये मैं हूं, मेरी ऑलरेडी एक सब्सिडरी कंपनी है, तो कुछ होल्ड मैं कर लूं, कुछ अपने सब्सिडरी से करवा लूं, तो इस सब्सिडरी का होल्डिंग भी मेरे ही होल्डिंग में माना जाएगा, तो इसे चेन होल्डिंग कहते हैं। एक होता है कि आप सामने वाली कंपनी का मेजोरिटी वोटिंग राइट, इस बात को याद रखना बेटा, पहले था शेयर कैपिटल लेकिन अब है वोटिंग राइट। आप सामने वाली कंपनी का मेजॉरिटी वोटिंग राइट अपने हाथ में ले लो। अब आपको एक बात जरूर मैंने बताई होगी कि वोटिंग राइट में बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग भी आ जाता है, लेकिन कब? जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों के पास वोटिंग राइट होगा तब। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों के पास वोटिंग राइट केवल 3 केस में होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जनरली कुछ लोग कहते हैं ना कि प्रेफरेंस शेयर्स इज ऑलवेज काउंटेड इन द कैलकुलेशन ऑफ द होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन। ये गलत है बेटा, ये 100% गलत कॉन्सेप्ट है कि प्रेफरेंस शेयर को काउंट किया जाता है होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन के रिलेशनशिप को काउंट करने के लिए। याद रखिए प्रेफरेंस शेयर्स को बेटा होल्डिंग सब्सिडरी के रिलेशन में तभी काउंट किया जाता है जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों के पास वोटिंग राइट हो, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों के पास वोटिंग राइट होता है बेटा केवल 3 केस में। कोई भी ऐसा मैटर जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रेफरेंस शेयर्स को अफेक्ट करता है, या दूसरा जब कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही होती है, या तीसरा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है और 2 साल तक लगातार उन लोगों को डिविडेंड नहीं दिया गया। इन 3 केस को छोड़कर बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों के पास कभी भी वोटिंग राइट नहीं होता। तो प्रेफरेंस शेयर सब्सिडरी और होल्डिंग में तभी काउंट किया जाएगा जब प्रेफरेंस वालों के पास वोटिंग राइट होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा कि वोटिंग राइट है या नहीं है, तो आपको हमेशा प्रिज्यूम करके चलना है कि प्रेफरेंस वालों के पास वोटिंग राइट नहीं है। आई रिपीट माई वर्ड, प्रेफरेंस वालों के पास वोटिंग राइट नहीं है। तो मेरा एक सवाल है बेटा कि लखन प्राइवेट ने जो 3 लाख इक्विटी लिया है, ये तो सही है,
ये तो सब्सिडरी बनाने के लिए काम की चीज है। लेकिन ये जो प्रेफरेंस आपने 3 लाख लिया, ये तो काम की चीज है ही नहीं ना, बिल्कुल नहीं है काम की चीज, क्योंकि वोटिंग राइट है नहीं तो वोटिंग राइट में काउंट नहीं होगा। तो मेरा सवाल है आपसे, सामने वाली कंपनी के पास 10 लाख शेयर्स हैं और तुमने उसके 3 लाख शेयर्स होल्ड किए, मतलब वोटिंग राइट तो 3 लाख का ही मिलेगा केवल इक्विटी वालों पे। प्रेफरेंस जो तुमने होल्ड किया हो तो कोई काम ही नहीं वोटिंग राइट का, तो क्या तुम सब्सिडी बनोगे? आंसर इज नो। मतलब तुम सामने वाले को सब्सिडी बना ही नहीं पाओगे, तुम होल्डिंग बन ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे सीधा सीधा जो आंसर होगा वो ये होगा कि लखन प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग नहीं बनेगी। किसके? राम प्राइवेट लिमिटेड का। उसके बाद बोला गया है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट एनी 4 एक्सेप्शन। आप कम से कम कोई 4 एक्सेप्शन बताइए। राइट एनी 4 एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर। बोला गया कि आप डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर के कम से कम 4 एक्सेप्शन बताइए। नालायक बहुत सारे एक्सेप्शन है, डिस्क्रिप्शन के केस पे, सैंपल के केस पे, टाइटल के केस पे, ये सब केसों पे बेटा डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर का एप्लीकेबिलिटी नहीं होता है। ये सब बातें मैंने आपको बताया होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा थियरी क्वेश्चन। ये एक थियरी क्वेश्चन है, मैंने प्रॉपर क्लास में नोट्स बनवाते टाइम ये बात मैंने लिखवाई है कि कैविएट एम्पटर का कॉन्सेप्ट कौन कौन से केसेस में अप्लाई नहीं होता है, और अभी अभी हमने आरटीपी में उसका क्वेश्चन भी किया था। उसके बाद अगेन एक थ्योरी क्वेश्चन है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कमेंट करिए कि क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं और सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते? बिल्कुल सही है, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, इस बात को याद रखिएगा। 100% ये स्टेटमेंट सही है, थ्योरी क्वेश्चन है, आप उसे कर लीजिएगा। क्योंकि आपने एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट सुना होगा, बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा कि एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है इसका मतलब वो एग्रीमेंट है, लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट है तो जरूरी नहीं ना एनफोर्सेबल बाय लॉ हो। बोलो ना, जैसे वॉइड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो है लेकिन एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। तो एग्रीमेंट है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो एग्रीमेंट बनेगा ही बनेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आप इसको जस्टिफाई करना है आपको बस। नेक्स्ट क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है करण का, ठीक है बेटा। क्या ये करण का क्वेश्चन है? तो करण का एक क्वेश्चन है, Karan agreed to purchase wooden table for his study room from Mr. X. Table was in good condition and was examined by Karan before purchasing. He found no defect in it. Paid rupees. अबे ये क्वेश्चन तो कर चुका हूँ मैं, अभी आरटीपी का क्वेश्चन था बेटा, जहाँ पे वो इंटेंशनल एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट था, जानबूझ के छुपा दिया था उसने, डिफेक्ट को हाइड किया था। फ्रॉड का केस है, सेक्शन 17 का केस है, ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर, वेदर इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट डेजिग्नेटेड पार्टनर इन एलएलपी? आंसर इज यस, डेजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी में जरूरी है जो लोग मैनेजमेंट को देखते हैं। कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर आपको चाहिए, मैक्सिमम की लिमिट नहीं है। उन 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर में एक बंदा रेसिडेंट इन इंडिया होना जरूरी है। उस रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए मैंने आपको प्रोविजन बता दिया है। जनरली आपको लोग कहेंगे, आजकल मैंने देखा है कि जनरली लोग कहते हैं कि आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए डीपिन चाहिए। थ्योरेटिकल पॉइंट तो ठीक है बेटा, लेकिन प्रैक्टिकली जब तुम देखोगे ना तो डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर का कॉन्सेप्ट रिमूव कर दिया गया है और डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर का कॉन्सेप्ट अब डिन में मर्ज कर दिया गया है। तो आज प्रैक्टिकल रूप से आपको चाहे कंपनी का डायरेक्टर बनना हो, चाहे आपको एलएलपी का डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना हो, दोनों ही केस में बेटा डिपिन चाहिए होता है, डिन की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, इनुमरेट द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मतलब ये पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में डिफरेंस कह रहा है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको पता है बेटा ये बात ऑलरेडी, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको निकल जाएगा। ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। मैं आपको लेकर चलता हूं तीसरे के दूसरे पे। आइए, बोला गया रोहन इज रनिंग अ ग्रोसरी स्टोर इन दिल्ली। एक ग्रोसरी स्टोर बेटा चलाता है रोहन। ही सेल्स हिज ग्रोसरी बिजनेस इंक्लूडिंग गुडविल। ध्यान रखिएगा बेटा, एक रोहन ग्रोसरी बिजनेस चलाता है और उसने अपने ग्रोसरी बिजनेस को बेच दिया इंक्लूडिंग गुडविल, गुडविल भी बेच रहा है वो, वर्थ रुपीज 1 लाख टू रोहित फॉर अ सम ऑफ 5 लाख रुपए। मतलब क्या, 1 लाख वाला जो बिजनेस है वो 5 लाख में बेचता है, क्योंकि वो गुडविल भी ले रहा होता है और गुडविल भी बेच रहा होता है, 5 लाख रुपए में बेच दिया। आफ्टर द सेल ऑफ गुडविल रोहित मेड एन एग्रीमेंट विद रोहन। एज पर दिस एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट में लिखता है गुडविल बेचते टाइम कि रोहन इज नॉट टू ओपन अनदर ग्रोसरी स्टोर सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस। मतलब आप सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस, यानी मेरे ग्रोसरी बिजनेस जो आप खरीद रहे हो, तो आप सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस को इन द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में कहीं नहीं खोलोगे फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। बोला गया हाउएवर रोहन ओपन करता है अनदर स्टोर इन द सेम सिटी 2 मंथ लेटर। व्हाट आर द राइट अवेलेबल विद रोहित रिगार्डिंग द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन रोहन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सेक्शन नंबर 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन नंबर 27 कहता है रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज वॉइड अब इनिशियो। आप इस बात को क्यों भूल रहे हो बेटा, हमारा देश का संविधान भी जब आप देखोगे ना तो आर्टिकल नंबर 19 सब आर्टिकल 1 के क्लॉज नंबर 6 में बाकायदा ये बात बोली गई है कि हमारे देश के हर सिटीजन के पास ये फंडामेंटल राइट है कि वो लॉफुल ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन कैरी कर सकता है थ्रू आउट इंडिया, ऑब्वियसली थ्रू आउट इंडिया। तो आप एक फंडामेंटल, भारत के संविधान के द्वारा दिए गए फंडामेंटल राइट को आप एग्रीमेंट बना के कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 27 कहता है कि अगर
किसी के लॉफुल बिजनेस को रोका जाए तो उससे बना हुआ एग्रीमेंट यानी रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल लॉफुल बिजनेस इज बेसिकली वॉइड एब इनिशियो। लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन मैंने आपको बताया होगा, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस मैंने बताया होगा, मैंने आपको गुडविल बिजनेस बताई होगी या गुडविल सेलिंग बताया होगा। उसके बाद मैंने बताया होगा कि एक पार्टनर्स को, रिटायरिंग पार्टनर को रोका जा सकता है, इनकमिंग पार्टनर को बेटा सिमिलर नेचर ऑफ पार्टनरशिप में एंट्री करने से रोका जा सकता है। ये सब एक्सेप्शन होता है 27 का। तो याद रखिएगा, वैसे तो किसी को बिजनेस, लॉफुल बिजनेस करने से रोकना ये वॉइड एब इनिशियो है, लेकिन गुडविल के केस में रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए, गुडविल अगर तुम बेच रहे हो तो रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन है बेटा, 10 साल, आपको नहीं लगता इट इज अनरीजनेबल पीरियड? तो 10 साल का अनरीजनेबल पीरियड याद रखिएगा बेटा कवर नहीं किया जाएगा। यानी कि ये पूरा का पूरा मामला अगर देखा जाए तो ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। ये एग्रीमेंट वैलिड होता अगर ये 10 साल का टाइम पीरियड उस एग्रीमेंट में नहीं लिखा होता। तो ये तो एक अनरीजनेबल पीरियड है। 10 साल तुम किसी के लाइफ को कैसे रेगुलेट कर सकते हो? हाँ, आप साल भर 6 महीना अगर देते तो ये वैलिड होती। रीजनेबल टाइम पीरियड कहीं डिफाइन नहीं होता, ये केस टू केस बेटा क्या होता है, चेंज। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। व्हेन कैन अनपेड सेलर ऑफ गुड्स एक्सरसाइज इज राइट ऑफ लियन ओवर द गुड्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930? कैन ही एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन इवन इफ द प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स हैज पास टू द बायर? आंसर इज नो बेटा। कब उसका राइट टर्मिनेट हो सकता है? सेम क्वेश्चन आरटीपी वाला है, सेम क्वेश्चन आरटीपी वाला है, तुम्हारे सामने देख रहे हो। आरटीपी के बाद एमटीपी करा रहा हूं, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। डन करे क्या? आगे सुनिएगा। सोहन, रोहन एंड जय वेयर पार्टनर इन अ फर्म। द फर्म इज डीलर इन ऑफिस फर्नीचर। बेटा 3 लोग पार्टनर थे पार्टनरशिप फर्म में, सोहन, रोहन और जय, और ये पार्टनरशिप बिजनेस बेसिकली फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर में डील करती थी। दे हैव रेगुलर डीलिंग विद एबी एंड कंपनी। एबी कंपनी के साथ वो रेगुलर डील करती थी फॉर द सप्लाई ऑफ फर्नीचर फॉर देयर बिजनेस। ऑन 30 जून 2020 वन ऑफ द पार्टनर मिस्टर जय डाइड इन द रोड एक्सीडेंट। 30 जून को बेटा एक पार्टनर मर जाता है। द फर्म ऑर्डर करती है एबीएन कंपनी को सप्लाई करने के लिए फर्नीचर। कब बोलो? 25 मई को। याद रखना, 20 को पार्टनर मरता है और 25 को ऑर्डर किया जा रहा है। कम ऑन, सेम क्वेश्चन। डेथ ऑफ पार्टनर के बाद बेटा ये ऑर्डर किया जा रहा है। पर्सन विल नॉट बी लाइबल फॉर द सब्सिक्वेंट एक्ट डन आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टनर। कोई भी पार्टनर के मर जाने के बाद कोई सब्सिक्वेंट काम होगा तो याद रखिएगा बेटा, वो डेथ पार्टनर या उसका एस्टेट या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइबल नहीं होगा, भले ही पब्लिक नोटिस दिया गया या नहीं दिया गया। डन करे क्या? बस वही बात। समझ आ गया क्वेश्चन का मूवमेंट क्या है? समझ आ गया है, कोई आगे जाने की जरूरत नहीं है। बोला गया था फॉर्म डिड नॉट गिव एनी, कोई दिक्कत नहीं भाई, फॉर्म नोटिस दे या ना दे कोई दिक्कत नहीं। अबाउट द जय डेथ टू द पब्लिक और द पर्सन डीलिंग विद द फर्म, एबीएन कंपनी डिलीवर द फर्नीचर ऑन 25 जुलाई। द फैक्ट अबाउट जय's डेथ was known to them at the time of delivery of goods. Afterward the firm become insolvent and failed to pay the furniture of ABN company. अब ABN कंपनी बेटा मुकदमा करना चाहती है और रिकवरी करना चाहती है, तो बताओ कि क्या जो बंदा मरा उसकी प्रॉपर्टी लाइबल होगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। एक ही बात याद रखेगा, एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डेथ ऑफ द अर्लियर पार्टनर, तो उस अर्लियर पार्टनर जो मर चुका है उसका प्राइवेट एस्टेट बेटा लाइबल नहीं होगा, चाहे पब्लिक नोटिस दिया जाए या पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभियुक्त का। क्या है सर अभियुक्त का क्वेश्चन? आइए, बोला गया है अभियुक्त परचेज 100 kgs ऑफ व्हीट फ्रॉम अ भास्कर एट ₹30 per kg. भास्कर सेज डैट व्हीट इन हिज वेयर हाउस इन द कस्टडी ऑफ किशोर। ध्यान से सुनना बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, मैं फिर से रीड कर रहा हूँ। आयुक्त ने परचेज किया है 100 kg ऑफ व्हीट फ्रॉम भास्कर से बेटा 100 kg ऑफ गेहूं बेसिकली आयुक्त ने परचेज किया। कितने? 30 per kg। भास्कर ने कहा डेट अ व्हीट इज इन हिज वेयर हाउस इन द कस्टडी ऑफ किशोर। जो भास्कर उसने बोला कि देख ये जो गेहूं मैंने तेरे से बेचा है, ये गेहूं मेरे एक बंदा है किशोर, उसी के कस्टडी में है। द वेयर हाउस कीपर है किशोर कंफर्म, किशोर ने अभियुक्त को कॉल करके बोला, कंफर्म किया अभियुक्त दैट ही कैन टेक द डिलीवरी ऑफ व्हीट फ्रॉम हिम एंड टिल देन ही इज होल्डिंग व्हीट ऑन अभियुक्त बिहाफ। खत्म बेटा, ये क्वेश्चन आगे क्या है समझ चुका हूं मैं। ये क्वेश्चन कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की बात कर रहा है। याद रखिएगा बेटा, किसी भी मामले में गुड्स की डिलीवरी 3 तरीके से होती है। एक होती है बेटा एक्चुअल डिलीवरी, एक होता है सिंबॉलिक डिलीवरी, एक होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब होता है एक्चुअल फिजिकल पोजीशन ऑफ गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। जब तुम किसी गुड्स का फिजिकल पोजीशन एक से दूसरे जगह दे देते हो ना, इसे एक्चुअल कहा जाता है। सिंबॉलिक मतलब जहां पर एक्चुअल डिलीवरी पॉसिबल ना हो वहां पर बेटा सिंबॉलिक डिलीवरी किया जाता है। दैट इज डिलीवरी सिंपल बाई मेयरली बाई सिंबल, जैसे बेटा कार की चाबी दे देना। एक होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होता है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स विदाउट चेंज इन पोजीशन। जैसे किसी थर्ड पार्टी के पास गुड्स था और उस थर्ड पार्टी के लिए ऑनर कौन था? मैंने गुड्स किसी और को बेच दिया। गुड्स अभी भी थर्ड पार्टी के पास है, लेकिन वो थर्ड पार्टी जो मेरे बिहाफ पे गुड्स को होल्ड कर रहा था, अब वो सामने जो नया बायर है उसके बिहाफ पे होल्ड करेगा। यानी उस वेयर हाउस कीपर के लिए पहले उस गुड्स का मालिक कौन था? मैं। अब मालिक कौन बन गया? सामने वाला। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, उसने कंफर्म कर दिया कि हाँ सर मेरा गुड्स, आपका गुड्स मेरे पास है, जब मर्जी तब आके लेकर जाइए। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गया गुड्स की डिलीवरी।
बिफोर अवयुक्त पिक द गुड्स फ्रॉम द वेयर हाउस द होल व्हीट इन द वेयर हाउस हैज फ्लोड इन द फ्लड। कोई बात नहीं सर, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप हो चुकी है क्योंकि डिलीवरी ऑफ गुड्स हो चुका है। नाउ अवयुक्त वांट द प्राइस कंटेंशन दैट नो डिलीवरी हैज बीन मेड डन बाय द सेलर। क्या बात कर रहे हो, डिलीवरी हो गई है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। बोला गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ चार्टर ऑफ कंपनी। डिस्कस करिए, एक्सप्लेन करिए इन द ब्रीफ कंटेंट ऑफ एमओए। क्या बात कर रहे हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा। 6 क्लॉज एमओए में होते हैं, नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट, लाइबिलिटी, कैपिटल, सब्सक्रिप्शन। अगर ओपीसी है तो एक एक्स्ट्रा क्लॉज आ जाता है जिसका नाम है बेटा नॉमिनी क्लॉज। इसको मैं ऐसे बोलता हूं कि कंपनी के एमओए में 6 नाम होते हैं, 6 कंटेंट्स होते हैं। नाम क्या है, रहते कहां हो, करते क्या हो, कितनी कैपिटल लगाई है, लाइबिलिटी क्या है आपकी, और कितने लोगों ने मिलकर धंधा चलाया था। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, अगेन आई एम सेइंग थ्योरेटिकल क्वेश्चन। व्हाई आई एम सेइंग थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसका सेक्शन है 68 से लेकर सेक्शन 72, ठीक है ना। और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का सारा एसेंशियल एलिमेंट इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का होता है, क्योंकि इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जो लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। when does ध्यान से सुनिएगा, when does dissolution of partnership firm take place under the provision of Indian partnership। बेटा 40 से लेकर 44 तक, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 44, 40 से लेकर 44 तक बेसिकली डिसोल्यूशन के ग्राउंड्स दिए गए हैं कि कौन कौन से केस में पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है। तो ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है, मैराथन में देख लीजिएगा। जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं मैंने नोट्स मेंटेन करवा दिया होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है बेटा, प्लीज ध्यान से सुनेगा। ये क्वेश्चन क्या है साहब, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, आई एम सेइंग। और ये लास्ट है बेटा आपका, इसके बाद ये एमटीपी कंप्लीट हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। बोला गया 5% आर द ओनली मेंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी। 5% मेंबर है बेटा प्राइवेट कंपनी के, फ्लावर फैंस लिमिटेड। ऑल ऑफ देम गो इन अ बोट ऑन अ प्लेजर ट्रिप इनटू द ओपन सी। खुली समुद्र में बेटा वो बोटिंग करने जाते हैं। द बोट कैप्साइजेस एंड ऑल द 5 डाई बीइंग ड्रॉन, वो डूब के मर गए वहाँ पे। बोला गया इज द प्राइवेट कंपनी फ्लॉन फैंस नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस। बोला गया कि क्या उनके डूबने से जो 5 लोग थे वो 5 के 5 लोग मर गए, जो लोग थे वो मर गए, कंपनी बेचारी हो गई, अकेला हो गई, तो क्या कंपनी खत्म हो गई? आंसर इज नो बेटा, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है। मेंबर में कम, डायरेक्टर में कम, मेंबर में गोज, डायरेक्टर में गोज, बट कंपनी विल रिमेन फॉर एवर। यही तो है परपेचुअल सक्सेशन। फर्दर, इज इट करेक्ट टू से, क्या ये सही रहेगा कहना, डेट अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी एंड कैन नॉट स्यू और बी स्यूड। क्या बात कर रहे हो, बोल रहा है कि एक्सप्लेन करिए रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बेटा इसका तो केस है, याद रखिए, कंपनी कैन होल्ड प्रॉपर्टी ऑन इट्स ओन नेम, अपने खुद के नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। इसका केस है बेटा मैक्योरा वर्सेस नॉर्थन एश्योरेंस कंपनी का केस, जहां पर मैक्योरा के पास एक टिम्बर था और उसने कंपनी के नाम पे बेच दिया था। बाद में इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा देने से मना कर दिया कि ये इंश्योरेंस तेरे नाम पे है, मैक्योरा के नाम पे, जबकि टाइटल डीड कंपनी के नाम पे चली गई है। तो ये दोनों लोग अलग अलग हैं, क्योंकि दोनों के बीच में सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी शुड बिलोंग्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, नॉट बिलोंग्स टू द नेम ऑफ देयर मेंबर्स। तो इसका केस भी है मैक्योरा वर्सेस का। तो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है, खुद के नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड किया जाता है। डन करे क्या, यहां पे बेटा खत्म हो जाता है आपका पूरा का पूरा एमटीपी। तो दिस इज योर एमटीपी एंड आरटीपी। अब जितने भी आपका पोर्शन बचा है दैट इज फॉर द पास्ट ईयर। तो पास्ट ईयर में एक पास्ट ईयर क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, 2-3 पास्ट ईयर क्वेश्चन और करवा देता हूं। डन करे क्या, चलिए शुरू करते हैं।